नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948, विक्रम संवत 2083। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 18 जून सन 2026। आज रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की महानायक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 18 जून साल 1858 को ग्वालियर के पास अंग्रेजों से लोहा लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। आज का दिन उनके बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। मानसून कमजोर, देश के 40% हिस्से में बारिश की कमी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, कर्नाटक के ऊपर बादल नदारद। 7 दिन से तेलंगाना में अटका मानसून। बताएंगे मौसम का ताजा हाल। हरियाणा में 12 साल बाद कांग्रेस का ब्लॉक संगठन 103 अध्यक्ष बनाए गए। एक भी महिला नहीं, 4 जिले पेंडिंग रखे। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, देश में शुरू होंगे 2 नए यूरिया प्लांट। हरियाणा में शिक्षकों के लिए बड़ी राहत, तबादलों में मनमानी होगी खत्म। नई टीचर ट्रांसफर पॉलिसी को जल्द मिल सकती है मंजूरी। हरियाणा के युवाओं के लिए खुशखबरी, आज यानी 18 जून को लगेगा जींद में जॉब फेयर। भिवानी में खादी रोजगार उत्सव में पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। बहल में बनेगा नया बस स्टैंड। राहुल गांधी बोले, हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को टेंशन देता है। 5 प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर 5 लाख करोड़ रुपए खर्च होता है, इतना 5 मंत्रालयों का बजट। भारत की वीमेंस T20 वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी जीत। नीदरलैंड्स को 95 रन से हराया, मंधाना व सैफ अली की 50। और भारत ने अफगानिस्तान को 170 रन से हराया, दूसरा वनडे जीतकर सीरीज भी जीती। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में प्री मानसून की सक्रियता और लगातार आ रहे पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव आया है। राज्य के 19 जिलों में हुई तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश ने भीषण गर्मी से बड़ी राहत दी है, जिससे तापमान सामान्य से करीब 11 डिग्री सेल्सियस तक नीचे लुढ़क गया। मौसम विभाग ने आगामी 20 जून तक राज्य में रुक रुक कर बारिश और आंधी की गतिविधियां जारी रहने की संभावना जताई है। पूरे हरियाणा में दिन का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन के अनुसार पूर्वी पाकिस्तान, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा पर नए बादलों का निर्माण जारी है, जिससे हल्की बूंदाबांदी की स्थिति बनी रहेगी। वहीं आज यानी 18 से लेकर 20 जून तक एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके प्रभाव से हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में तेज गति की हवाओं के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना बन रही है। शिक्षा विभाग की ओर से नई टीचर ट्रांसफर पॉलिसी तैयार की गई है। विभाग की ओर से पुरानी कई शर्तों को हटाते हुए तबादलों में मनमानी को खत्म करने की प्लानिंग तैयार की है। नई पॉलिसी में 120 अंकों की रैंकिंग के आधार पर ट्रांसफर होगा। शिक्षा विभाग द्वारा तैयार की गई नई ट्रांसफर पॉलिसी में 3 श्रेणियां बनाई गई हैं, जिसमें उम्र, अनुभव और विशेष श्रेणी शामिल है, जिसके आधार पर शिक्षकों का तबादला होगा। अनुभव और उम्र के 30-30 अंक मिलेंगे, जबकि विशेष श्रेणी के 60 अंक निर्धारित किए गए हैं। संभावना जताई जा रही है कि 22 जून को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में नई टीचर ट्रांसफर पॉलिसी 2026 पर मंजूरी की मोहर लग सकती है। प्रस्तावित नीति के अनुसार कुल 120 अंकों में से 30 अंक आयु के, 30 अंक कैडर अनुभव तथा 60 अंक विशेष श्रेणी यानी स्पेशल फैक्टर्स के लिए निर्धारित किए गए हैं। आयु और अनुभव को 25-25% तथा विशेष श्रेणी को 50% वेटेज दिया गया है। वहीं दिव्यांग शिक्षकों के लिए भी नियमों को अधिक समावेशी बनाया गया है। अब 70% या फिर उससे अधिक दिव्यांगता वाले सभी शिक्षक सुरक्षित श्रेणी के दायरे में पहुंच जाएंगे। हरियाणा के जींद जिले के युवाओं के लिए रोजगार पाने का अच्छा अवसर आया है। बता दें कि जींद जिला रोजगार कार्यालय की ओर से 18 जून यानी आज रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में निजी क्षेत्र की कई प्रमुख कंपनियां हिस्सा लेकर विभिन्न पदों के लिए भर्ती करेंगी। जिला रोजगार अधिकारी डॉक्टर अंजू नरवाल ने बताया कि रोजगार मेले का आयोजन सुबह 18 जून को 10:30 बजे जिला रोजगार कार्यालय परिसर जींद में किया जाएगा। मेले में ICICI बैंक, मारुति सुजुकी, एरेना और श्रीराम फर्टिलाइजर कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे और योग्य उम्मीदवारों का चयन करेंगे। ICICI बैंक और मारुति सुजुकी एरेना की ओर से ऑफिस वर्क से जुड़े पदों के लिए भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवार की आयु 19 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक निर्धारित की गई है। वहीं श्रीराम फर्टिलाइजर कंपनी फील्ड ऑफिसर के पदों के लिए भर्ती करेगी। इस पद के लिए आयु सीमा 19 से 30 वर्ष रखी गई है और उम्मीदवार का कम से कम 12वीं पास होना आवश्यक है। चयनित अभ्यर्थियों को कंपनी के नियमों के अनुसार 15,000 रुपए से लेकर 18,000 रुपए प्रति माह तक वेतनमान दिया जाएगा। रोजगार अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया निःशुल्क यानी फ्री होगी और किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। अधिक से अधिक युवाओं को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए मेले में भाग लेने का आग्रह किया गया है।
हरियाणा सरकार की ओर से 1 एकड़ जमीन में फलदार बाग लगाने पर 42,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इस योजना में नींबू, अमरूद, किन्नू, संतरा, मौसमी और अनार जैसे फलदार पौधों के बाग शामिल हैं। धीरे धीरे किसानों में इस योजना के प्रति रुझान भी बढ़ता जा रहा है। बड़ी संख्या में किसान इससे जुड़ भी रहे हैं। हरियाणा सरकार की ओर से अलग अलग फसलों, सब्जियों और अन्य प्रकार की खेती पर भी योगदान दिया जा रहा है। फलदार बाग लगाने के लिए किसान के पास कम से कम आधा एकड़ और अधिकतम 5 एकड़ जमीन होनी चाहिए। 1 एकड़ में कम से कम 110 पौधे लगाने अनिवार्य हैं। इसके लिए 3 बाय 3 फीट के गड्ढे खोदकर पौधारोपण किया जाता है और टपका सिंचाई प्रणाली भी अनिवार्य रखी गई है। 1 एकड़ जमीन पर 42,000 रुपए की सब्सिडी मिल रही है। वहीं मशीनरी पर भी किसानों को सब्सिडी हरियाणा सरकार दे रही है। जिला बागवानी अधिकारी झज्जर डॉक्टर राजेंद्र लाठर ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और उन्हें बागवानी की ओर प्रोत्साहित करना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भिवानी जिले में सिवानी के गांव खेड़ा स्थित नई अनाज मंडी में खाद्य रोजगार उत्सव में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि वर्तमान में पीएम नरेंद्र मोदी ने हमें खादी फॉर नेशन का संदेश दिया है। सिवानी का यह उत्सव इसी सोच को धरातल पर उतारने का माध्यम है। उन हाथों को शक्ति देने का प्रयास है जो मेहनत करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। आज भारतीय माता के वीर सपूत महाराणा प्रताप की जयंती है। उनको भी नमन करते हुए सभी को बधाई देता हूँ। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि खादी से जुड़े 80% हमारी माताएं बहनें हैं। यह एक नई क्रांति है। प्रदेश में ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत 5,533 मशीनें और टूल किट दी जा चुकी हैं। यह दर्शाता है कि हरियाणा ग्रामीण आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ रहा है। सीएम नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि सिवानी ब्लॉक के विभिन्न गाँवों को जगमग योजना में शामिल किया जाएगा। लोहारों में कम्युनिटी सेंटर बनाया जाएगा। साथ ही सिवानी के सरकारी कॉलेज में 1.5 करोड़ रुपए से मल्टीपर्पज हॉल का निर्माण भी किया जाएगा। बहल में नए बस स्टैंड का निर्माण कार्य जल्द शुरू करवाया जाएगा। साथ ही लोहारू विधानसभा में खेतों के रास्ते खेत खलियान योजना के तहत 25 किलोमीटर के रास्ते पक्के किए जाएंगे। करीब 12 साल बाद हरियाणा कांग्रेस ने ब्लॉक स्तर पर अध्यक्षों की लिस्ट जारी की है। बुधवार को प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह की ओर से जारी लिस्ट में 19 जिलों में 103 ब्लॉक अध्यक्षों के नाम घोषित किए गए। खास बात यह है कि इस लिस्ट में किसी भी ब्लॉक में महिला को कमान नहीं सौंपी गई है। इसके अलावा सिरसा, झज्जर, फरीदाबाद और हांसी जिलों की लिस्ट अभी भी अटकी हुई है। साल 2014 में लोकसभा चुनाव में प्रदेश में कांग्रेस 10 में से सिर्फ रोहतक लोकसभा सीट जीत पाई थी। उसके बाद कांग्रेस ने 3 विधानसभा चुनाव बगैर संगठन के ही लड़े हैं। इन 12 सालों में अशोक तंवर, फिर कुमारी शैलजा और उसके बाद चौधरी उदय भान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने, लेकिन वो ग्राउंड लेवल पर इकाई नहीं गठित कर सके। प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि ब्लॉक अध्यक्ष बनाने में किसी भी तरह के गुटों को ध्यान में नहीं रखा गया है, बल्कि काम करने वालों को ही इसमें मौका दिया गया है। 11 साल बाद जेल से छूटे सतलोक आश्रम संचालक रामपाल का आशीर्वाद लेने लगातार नेता उनके पास पहुंच रहे हैं। अब सोनीपत की खरकोदा सीट से बीजेपी विधायक का वीडियो सामने आया है। इसमें विधायक रामपाल का पांव छूकर अपनी जीत का श्रेय देते नजर आ रहे हैं। इसके जवाब में रामपाल कहता है कि हमारे पास सभी चीज की चाबी है, विधायक बनवाना हो या फिर पानी निकलवाना हो। इससे पहले भी बीजेपी के नलवा विधायक रणधीर पनिहार का वीडियो सामने आया था, जिसमें वो रामपाल को नाम दीक्षा देने की गुहार करते दिखे। जवाब में रामपाल ने कहा कि पहले ज्ञान लो, टर्म एंड कंडीशन समझो, फिर आना। यह सुनने के बाद पनिहार का मुंह उतर गया था और वे वापस लौट गए थे। बता दें कि रामपाल को 10 अप्रैल 2026 को हिसार सेंट्रल जेल से जमानत पर रिहा किया गया था। वह लगभग 11 साल 4 महीने 24 दिन जेल में रहा। इसके बाद से ही भाजपा के अलावा दूसरे दलों के कई विधायक व मंत्री और संगठन से जुड़े लोग आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। 1 महीने पहले सिरसा से बीजेपी के पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल अपने पति रिटायर्ड डीआईजी राजेश दुग्गल के साथ डेरे में पहुंची। वहीं 16 जून को जसपा नेता दिग्विजय चौटाला ने खुद को संत रामपाल का बच्चा बताते हुए उनकी तपस्या को नमन किया। वहीं जसपा सुप्रीमो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला भी डेरे में पहुंचकर आशीर्वाद ले चुके हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से देश में यूरिया उत्पादन बढ़ाने की क्षमता बढ़ने वाली है। बता दें कि जल्द ही 2 नए यूरिया संयंत्रों में उत्पादन शुरू होने वाला है। इन दोनों संयंत्रों की कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता 25.4 लाख टन होगी, जिससे देश की यूरिया जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल पाएगी और आयात पर निर्भरता भी कम होगी। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अनुसार भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 100 लाख टन से अधिक यूरिया का आयात किया है। बढ़ती मांग को देखते हुए घरेलू उत्पादन क्षमता में लगातार विस्तार हो रहा है, ताकि किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध करवाया जा सके। मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2014 के बाद से अब तक देश में कुल 6 नए मेगा यूरिया संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर जोर दे रही है। इसी रणनीति के तहत नए संयंत्रों की स्थापना और पुरानी इकाइयों के आधुनिकीकरण का काम लगातार जारी है। फिलहाल इस खबर से किसानों को बड़ी राहत मिली है।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कोटा के दशहरा मैदान में बुधवार को स्टूडेंट से संवाद किया। कार्यक्रम छात्रों की गूंज में राहुल ने कहा कि यह कार्यक्रम कोई राजनीति का कार्यक्रम नहीं है, ये युवाओं छात्रों की आवाज उठाने का मंच है। आज सिर्फ स्टूडेंट्स और युवाओं की बात होगी। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम अपने बच्चों को प्रेशराइज यानी कि दबाव में करता है, यह उन्हें स्ट्रेस यानी तनाव देता है। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ें ताकि आगे से किसी भी बच्चे को ऐसा यानी कि आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम न उठाना पड़े। राहुल गांधी ने कहा कि 5 प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आपके परिवारों की जेब से उतना पैसा छीन लिया जाता है जितना कि 5 मंत्रालयों का बजट है। नीट, जेईई सहित 5 परीक्षाओं की तैयारी कर परिवारों की जेब से 5 लाख करोड़ चले जाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि देश का एजुकेशन सिस्टम पढ़ाई, परीक्षा और रोजगार के नाम पर सिर्फ स्टूडेंट्स और उनके परिवारों की जेब से पैसा खींचने का काम कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए जहां बच्चे और युवा अपने मन की चीज कर सकें, अपनी पसंद की स्ट्रीम चुन सकें और उसकी तैयारी में लाखों रुपए का भारी भरकम खर्च न हो। राहुल गांधी ने कहा कि यह सिस्टम सिर्फ पैसे वसूलने का सिस्टम बन चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है जिसमें नीट 2026 री एग्जाम से पहले प्लेटफॉर्म पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को चुनौती दी गई है। हालांकि अदालत ने फिलहाल टेलीग्राम को कोई अंतरिम राहत नहीं दी है। केंद्र सरकार को गुरुवार तक जवाब दाखिल करने की अनुमति दी। मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम ने दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती दी है जिसके तहत नीट यूजी री एग्जाम से पहले ऐप पर अस्थायी रोक लगाई गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने मंगलवार को सरकार की तरफ से टेलीग्राम पर बैन की जानकारी दी थी। यह रोक 22 जून 2026 तक लागू रहेगी। टेलीग्राम का मैसेज एडिटिंग फीचर भी 30 जून तक बंद किया गया है। टेलीग्राम सीईओ ने सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि इस फैसले से भारत के 15 करोड़ से अधिक टेलीग्राम यूजर्स को सजा मिली है, न कि उन लोगों को जिन्होंने पेपर लीक की थी। इस बैन से कुछ भी नहीं रोकेगा, लीक करने वाले दूसरे ऐप्स पर शिफ्ट हो जाएंगे। जून के तीसरे सप्ताह में भी मानसून देश के बड़े हिस्से को कवर नहीं कर पाया है। 17 जून की सुबह ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक के ऊपर मानसूनी बादल नहीं है। इन राज्यों में आसमान साफ दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के 723 जिलों में से सिर्फ 103 में ही सामान्य बारिश हुई है, यानी देश के 40% हिस्से में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई। इसकी मुख्य वजह है बंगाल की खाड़ी में मजबूत लो प्रेशर एरिया का न बनना है। 4 जून को केरल में दस्तक देने के बाद मानसून 13 दिनों में 19 राज्यों को कवर कर पाई है। पिछले 7 दिनों से यह तेलंगाना के भद्राचल में अटका हुआ है। इसी वजह से छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बारिश में देरी हो रही है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों में मानसून के महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और अन्य हिस्सों में आगे बढ़ने की परिस्थितियां बन सकती हैं। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी DSSB ने टीचिंग और नॉन टीचिंग के 1979 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट DSSB.delhi.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो पद के अनुसार 12वीं पास, ITI डिग्री धारक, BEd इंजीनियरिंग के साथ 1 साल का अनुभव, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 37 साल तय की गई है। सैलरी की बात करें तो पद के अनुसार 29,200 रुपए से लेकर 1,42,400 रुपए प्रति माह मिलेगी। फीस की बात करें तो अनारक्षित वर्ग के लिए 100 रुपए लगेगी। वहीं SC, ST, महिला व दिव्यांगों के लिए निःशुल्क रहेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप DSSB.delhi.gov.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि जब तक मैं प्रेसिडेंट हूं, व्हाइट हाउस में मोदी का हमेशा अच्छा दोस्त मौजूद रहेगा। अगर भारत या मोदी पर हमला होता है और मोदी लीडर होंगे तो हम उनकी मदद करेंगे। उन्होंने मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि जब तक मोदी लीडर हैं, इंडिया हर फील्ड में बड़ा रोल निभाएगा। मोदी शांत और जबरदस्त नेता हैं, लेकिन मैं मोदी की तरह नहीं हूँ। वहीं ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में मोदी ने कहा कि समुद्र में भारतीयों की सुरक्षा जरूरी है। उम्मीद है कि ईरान के साथ डील में भारतीयों की सुरक्षा पक्की की जाएगी। वहीं पीएम ने कहा कि हॉर्मुज खुला रहना जरूरी है। मैं वेस्ट एशिया में शांति की कोशिशों में ट्रंप की लीडरशिप की तारीफ करता हूं। ट्रंप के नेतृत्व में शांति की उम्मीद दिख रही है। फ्रांस के एविएशन में 2 दिवसीय 52वें G7 समिट का आयोजन हुआ, जहां पर मोदी और ट्रंप भी समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी झज्जर जिले के गांव मुनीमपुर पहुंचे। अपने इस महत्वपूर्ण दौरे पर मुख्यमंत्री ने बादली हलके के निवासियों को एक बड़ी सौगात देते हुए तकरीबन 100 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। इन 100 करोड़ रुपए की योजनाओं के माध्यम से हलके में न केवल प्रशासनिक और शैक्षणिक ढांचा मजबूत होगा, बल्कि स्वास्थ्य, खेल और स्वच्छ पेयजल की दिशा में भी बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटित की गई परियोजनाओं में कृषि, शिक्षा, चिकित्सा और खेल सहित कई अहम क्षेत्र शामिल हैं। मुनीमपुर में शुरू किया गया पुष्प एवं बीज उत्पादन उत्कृष्टता केंद्र इंडो इजराइल कृषि परियोजना की तर्ज पर बनाया गया है। इससे स्थानीय किसानों को विश्व स्तरीय बागवानी और बीज उत्पादन तकनीक मिलेगी, जिससे उनकी आय और फसल गुणवत्ता में भारी सुधार होगा। भारतीय शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 347 अंक की तेजी के साथ 77,156 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 97 अंकों की बढ़त रही और ये 24,086 पर बंद हुआ। आईटी, मेटल, सरकारी बैंक और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के शेयर्स में अधिक खरीदारी रही। वहीं सोने चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलोग्राम चांदी 1491 रुपए गिरकर 2,47,688 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 515 रुपए गिरकर 1,50,148 रुपए पर आ गया है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,37,536 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। इसके अलावा $1 का रेट 95 रुपए 8 पैसे पर पहुंच गया है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।